Assalamualaikum. We are going to start with chapter number 11, thermal energy transfers. सबसे पहले हम लोगों ने देखना है इसके अंदर कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन और किस तरह से जो कन्वेक्शन करंट्स हैं उनका क्या इफेक्ट पड़ता है और थर्मल एनर्जी रेडिएशन क्या होती है। फिर हम लोग गुड और बैड एमिटर्स ऑफ रेडिएशन को देखेंगे, उनकी एप्लीकेशंस को, उनके कॉन्सिक्वेंसेस को थर्मल एनर्जी ट्रांसफर के थ्रू। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर। ओके, कंडक्शन इटसेल्फ क्या होती है? कंडक्शन हमारे पास क्या होते हैं जब भी हमारे पास कोई भी एनर्जी, हीट एनर्जी, हमारे पास एक वार्म एरिया से कोल्ड एरिया की तरफ या लोअर टेम्परेचर की तरफ जो है वो मूव करती है, इसको हम क्या कहेंगे? हमारी ये हीट एनर्जी जो है या थर्मल एनर्जी, दोनों हीट और थर्मल इज सिनोनिम्स। हीट या थर्मल एनर्जी हमारी जब ट्रांसफर करती है फ्रॉम वार्म टू कोल्ड, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे कि यहाँ पर हमारे पास जो चीज हो रही है ये थर्मल एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, पर अब इसके अंदर ये जो ट्रांसफर हो रही है ये किस मीडियम के थ्रू हो रही है? सॉलिड के थ्रू हो रही है, लिक्विड के थ्रू हो रही है, गैस के थ्रू हो रही है? ये चीज मैटर, या फिर कोई भी मीडियम यूज नहीं करी। ये सारी चीजें जो है ये डिफाइन करेंगे हम लोग इस चैप्टर के अंदर। हम लोगों ने देखना है कि जो हमारी हीट जो ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम द वार्मर बॉडी टू द कूलर बॉडी, वो कौन सी बॉडी यूज हो रही है और उसमें क्या चीजें हैं क्या नहीं है। अगर हम लोग सबसे पहले किसकी बात करने लगे, थर्मल कंडक्शन की। कंडक्शन किस किस में चीज में होगी? कोई भी एक सॉलिड ऑब्जेक्ट में। और अगर हम जैसे इसकी एग्जांपल्स जो है ना दी हुई, हम लोग पहले वो भी देख लेते हैं कि अगर हमारे पास टू स्पून है, एक मेटल स्पून है, जैसे हमारे पास ए इमेज में, मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करती हूँ। अगर हम लोग इस ए इमेज में देखें तो हमारे पास ए इमेज में एक लड़की है, या हाँ, जो एक आइसक्रीम स्कूप को, लाइक वो आइसक्रीम जो है वो टच करी है विद द मेटल स्पून। और एक ये एक और है, किसी ने इसको पकड़ा हुआ है, एक वुडन स्पून को पकड़ा हुआ है। ठीक है, अब क्या है कंपैरेटिवली, अब अगर हमने इसको पहले पकड़ा हुआ था, हमने मेटल स्पून को पहले हाथ लगाया था, और इसके अंदर क्या है, ये आइसक्रीम है। ठीक है, आइसक्रीम के थ्रू, आइसक्रीम क्योंकि कोल्ड होती है, तो ये वाली चीज भी इसके अंदर इसमें होगी, लाइक हमारा जो स्पून भी है वो भी ठंडा हो चुका होगा। ऑन द अदर हैंड जो हमारा वुडन स्पून होगा, अगर हम उससे आइसक्रीम खाएं तो वो हमारा ठंडा नहीं हो रहा होगा। तो दैट इज ऑल ड्यू टू द एनर्जी ट्रांसफर, कि जो वार्मर बॉडी है वो कोल्डर बॉडी की तरफ अपनी जो है एनर्जी ट्रांसफर कर रही होती है। बट ड्यू टू कंडक्शन हमें ये दोनों बेशक सेम टेम्परेचर पर हैं। ठीक है, सेम रूम टेम्परेचर में है। बेसिकली जब मैं सेम टेम्परेचर कह रही हूँ, आई मींट रूम टेम्परेचर। तो जब हम लोगों ने एक मेटल ऑब्जेक्ट को टच किया तो थर्मल एनर्जी जो है हमारी फिंगर से लेकर मेटल के ऊपर चल गई, पर क्योंकि मेटल एक गुड जो है वो ही कंडक्टर है, इस वजह से। और वो हमारी जो एनर्जी है वो हमारी फिंगर से या हमारे हैंड से, जिससे हमने इसको होल्ड किया हुआ है, वो कॉन्टिन्यूसली इसको इसके ऊपर ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, ऑन द अदर हैंड अगर हम लोग इसको टच करेंगे वुडन स्पून को, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ये एक गुड इंसुलेटर है। इंसुलेटर क्या होता है? जो कंडक्ट नहीं करता इलेक्ट्रिसिटी को, या जो इसका ऑपोजिट काम कर रहा होता है। देखो यहाँ पे टर्म भी मेंशन्ड है, थर्मल कंडक्टर, थर्मल इंसुलेटर की। ठीक है, थर्मल कंडक्शन क्या है कि हम लोग ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी बाय द वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स कर रहे हैं। थर्मल कंडक्टर क्या है? ऐसे सब्सटेंस जो थर्मल एनर्जी को कंडक्ट करता है। थर्मल इंसुलेटर सिंपली सब्सटेंस दैट कंडक्ट वेरी लिटिल थर्मल एनर्जी। ओके, और अब अगर हम लोग यहाँ पर देखें कंडक्शन मेटल्स में और नॉन मेटल्स में किस तरह से होती है, ये एक डायग्राम है, हम इसको भी देख लेते हैं। इसमें उसने हमें दिखाया कि वर्स्ट कंडक्टर जो है वो हमारा बेसिकली बेस्ट इंसुलेटर है। और ये बिल्कुल मेक सेंस। अगर कोई चीज नहीं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करी तो इसका मतलब है कि वो बहुत अच्छा इंसुलेटर है। और अगर कोई बहुत अच्छा कंडक्टर है तो इसका मतलब है वो इंसुलेट कुछ भी नहीं कर रहा। डायमंड जो है वो हमारा बहुत अच्छा कंडक्टर है। सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, स्टील से तो हमें वैसे भी पता है। बाकी जो ग्लास, वूल, पॉलीस्टाइरीन, रबर, वुड, ये सारे जो नायलॉन, पॉलीथीन, ये हमारे पास आते हैं वर्स्ट कंडक्टर या बेस्ट इंसुलेटर की कंडीशन के अंदर। अब हम लोग इस डायग्राम के थ्रू भी देख लेते हैं एक दफा। इसके अंदर क्या हम कर रहे हैं,
कि कंडक्शन ऑफ हमारी एनर्जी जो है वो हॉटर टेम्परेचर से कोल्डर टेम्परेचर में ट्रांसफर हो रही है इन ग्लास रोड हमारे पास इटसेल्फ क्या है, इट्स अ कंडक्टर, इट्स अ वर्स्ट कंडक्टर एंड अ बेस्ट इंसुलेटर। तो बेस्ट इंसुलेटर में तो मैं आई वुड कॉल इट इंसुलेटर, ठीक है। और ऑलवेज रिमेम्बर कि ऑलमोस्ट ऑल द गुड मेटल जितने भी हमारे पास, अगर हम देखें ये डायमंड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, स्टील, लेड, ये सारे हमारे पास जो गुड कंडक्टर्स हैं, दे ऑल ऑफ देम आर मेटल्स, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो आ रहा है। उसके बाद तो हमने कहा क्योंकि ग्लास रॉड जो है ये नॉन मेटल है, ये इंसुलेटर है, इसकी वजह से हमारे पास एनर्जी फ्लो इस तरह से हो रहा है कि हम लोग अगर देखें यहाँ पर बहुत एग्रेसिव वाइब्रेशन है, इफ यू नोटिस इधर बहुत लाइंस है। एंड इवेंचुअली जब तक यहाँ कोल्ड में आता है तो यहाँ पे सिर्फ एक एक दो लाइंस रह गई हैं, क्योंकि एनर्जी फ्लो जो है वो इसका इस तरह से मूव कर रहा है कि एक एंड को आपने हीट किया है तो वो थर्मल एनर्जी ट्रांसफर हो रही है बट इट स्टार्ट्स टू डिमिनिश। ओके, अब हम लोगों ने जब एक वो देख लिया है, अब हम देखते हैं ये वाला। देखो, अब इसके अंदर कंडक्शन ऑफ थर्मल एनर्जी है थ्रू मेटल्स। अब इसके अंदर क्योंकि हमें पता है कि जो हमें अगर ये ग्रीन ग्रीन बॉल्स नजर आ रहे हैं, दीज बॉल्स आर बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स, दीज आर द फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, जो कि हमारे पास नेगेटिव नेगेटिव उनका चार्ज होता है, ठीक है। और ये हमारे इसके अंदर नजर आ रहे हैं जो कि थर्मल एनर्जी कैरी कर रहे हैं। हर इलेक्ट्रॉन के अंदर क्या है, एनर्जी है। इसकी वजह से थ्रू आउट यहाँ पर हम लोग सिर्फ हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, हीट सोर्स सिर्फ इस एरिया में प्रोवाइडेड है। बट इफ वी नोटिस यहाँ पे भी हमारे पास इफ वी नोटिस हमारे यहाँ पे भी जो है ये टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो राइज कर रहा है, क्योंकि ड्यू टू द वाइब्रेशन। और हमें पता है कि जो गुड कंडक्टर्स हैं, कंडक्टर्स हैं, वो हमारी जो वाइब्रेशन है वो बहुत अच्छी तरीके से नेक्स्ट प्रोड्यूस कर रहे होते हैं या प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ओके, ओके, नेक्स्ट हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, लेट्स डू देम। तो सबसे पहले उसने कहा है कॉपी दी सेंटेंसेस टू द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द each set of brackets. Conduction happens mostly in, that's very obvious, the answer is solids. Thermal energy flows from the hotter parts of an object to the cooler parts. A material which does not conduct electricity, एक second. A material which does not conduct electricity, conduct thermal energy well is called an insulator. Okay. An example is, a good example would be polystyrene. कॉपर भी और गोल्ड भी है, ये दोनों मेटल्स के अंदर आ जाएंगे, तो इस वजह से ये आंसर में नहीं आएंगे। Explain why a wooden spoon is better than a metal one to stir a saucepan of hot soup. So we have a hot soup with us जिसको हमने stir करना है, ठीक है। अब क्या है, वुडन स्पून इज डेफिनेटली बेटर देन अ मेटल वन, क्योंकि मेटल जो है वो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, ठीक है। मेटल हमारे पास हीट सॉरी मेटल हमारे पास हीट कंडक्ट करेगा फ्रॉम द हॉट सूप, तो वो फ्रॉम द हॉट सूप टू आवर हैंड, यानी कि वो उस सूप से हमारे हैंड की तरफ जा रहा होगा। ओके, या दैट्स समथिंग लाइक अ हैंड, तो हमारे सूप से वो हैंड में जा रहा है, इस वजह से मेटल जो है वो इसलिए सूटेबल नहीं है। ऑन द अदर हैंड अगर हम लोग वुड को यूज करेंगे तो वो इजीली हैंडल भी हो जाएगा, क्योंकि वो पुअर कंडक्टर है और उसको पकड़ना भी इजी है, तो इस वजह से वुडन स्पून इज मच बेटर देन अ मेटल स्पून। ओके, नेक्स्ट हमारे पास, इसको मैं रिमूव करती हूँ। नेक्स्ट हमारे पास ने कहा यूज द इंफॉर्मेशन इन टेबल 11.1 टू एक्सप्लेन व्हाई वॉकिंग ऑन अ मार्बल फ्लोर इज इन barefoot would feel colder than walking on a wooden floor. तो उसने कहा मार्बल फ्लोर पे घूमना क्यों आसान है कंपेरेटिवली वुडन फ्लोर के। तो अगर हम लोग क्यों कोल्डर है, ठीक है, अगर हम लोग मार्बल बेफुट मार्बल पे मूव करेंगे तो वो ठंडा होगा वुड से, क्योंकि मार्बल जो है वो हीट को कंडक्ट करेगा, हमारे फीट के अवे लेकर जाएगा, ठीक है।
और इससे क्या होगा कि हमारे पास हमारी जो हीट एनर्जी है वो जल्दी लूज हो जाएगी। ऑन द अदर हैंड अगर हम लोग वुड की बात करें, क्योंकि वो एक पुअर कंडक्टर है, पुअर कंडक्टर का मतलब है कि वो जो हीट है उसको वो ट्रांसफर नहीं करेगा, ठीक है, हीट ट्रांसफर लेस होगी। जब हीट ट्रांसफर लेस, सॉरी ये नजर नहीं आ रहा, इसको थोड़ा सा नहीं लग गई थी बस, अच्छा ये लो, ठीक है। तो हीट ट्रांसफर क्योंकि लेस हो जाएगा, जब हीट ट्रांसफर लेस होगा इसका मतलब है कि हीट जो है वो जल्दी से नहीं निकलेगी। दैट इज वाई कि उनका क्वेश्चन देखो दोबारा से, अगर हम क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन उसने हमें बताया है कि why walking on a marble floor in bare feet would feel colder than walking on a wooden floor, क्योंकि मार्बल फ्लोर पे जो है हमारी हीट जल्दी निकल जाएगी, जल्दी खत्म हो जाएगी, जल्दी ट्रांसफर हो जाएगी। दैट इज वाई, ओके। और वुडन फ्लोर क्योंकि पूरा कंडक्टर है, इसमें हीट ट्रांसफर नहीं होगी। एक्सप्लेन व्हाई टू थिन लेयर्स ऑफ क्लोथिंग आर ऑफन वार्मर देन वन थिक लेयर। दैट इज बिकॉज जब अगर हमारे पास टू थिन लेयर्स है ना, ठीक है, तो जब टू थिन लेयर्स हैं वो क्या करेंगी, अपने इर्द गिर्द, ये अगर एक लेयर ये है और एक लेयर ये है, ठीक है, अब इसके दरमियान जो है ना वो है एयर। और एयर क्या होती है हमें पता है, ये पुअर कंडक्टर है, यानी कि ये इंसुलेटर है। तो ये हीट लॉस को हमारी बॉडी में से रिड्यूस कर देगी। हीट लॉस हो या गेन हो, बेसिकली हमारा मकसद है हीट ट्रांसफर का। तो ट्रांसफर में कुछ हीट लॉस भी होगी, कुछ हीट गेन भी होगी। अगर हमने दो पेयर ऑफ लेयर्स पहनी हुई है तो बीच में एयर आ गई, अगर बीच में एयर आ गई क्योंकि एयर पुअर कंडक्टर है, तो उससे जो एयर लॉस है, ये सॉरी हीट लॉस है, वो मिनिमल हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। जब हीट लॉस कम हो जाएगी तो हमारे पास हमारी जो बॉडी है वो वार्म रहेगी, ठीक है, कंपेरेटिवली टू अ सिंगल थिक लेयर। सिंगल थिक लेयर तो चलो ठीक है ना, उसने इतना एक अपना काम दिखा दिया। पर अगर डबल लेयर्स हैं, डबल लेयर में दरमियान में जब एयर आ जाएगी, वो जब पुअर कंडक्टर होगा तो हीट लॉस मिनिमल हो जाएगा। जब हीट लॉस मिनिमल हो जाएगा तो हमें ठंड कम लगेगी, ठीक है। Next question is explain why copper is better conductor than wood. Copper is definitely better conductor than wood because why? It has free electrons that can transfer heat energy quickly. क्योंकि और जो वुड है उसके अंदर कोई मूविंग इलेक्ट्रॉन्स या मोबाइल चार्ज कैरियर्स या फिर कोई भी इस तरह के फ्री आइंस जो है या फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अवेलेबल नहीं है, पर कॉपर पे अवेलेबल है। दैट इज वाई कॉपर इज अ बेटर कंडक्टर, कॉपर इज अ बेटर कंडक्टर देन वुड, ओके, देन द वुड। तो अब हमारे पास नेक्स्ट उसने क्वेश्चन किया, वुड इज अ बेटर कंडक्टर देन एयर। तो वुड इज बेटर कंडक्टर देन एयर, यस, बिकॉज अब वुड जो है उसका एक सॉलिड स्ट्रक्चर है, ठीक है, एक उसका, अब ये बन नहीं रहा, उसका ये सॉलिड स्ट्रक्चर है जो कि पार्टिकल्स को पास करवाएगा और उसके अंदर जो है, वेट, जो वेट, अच्छा, उसका सॉलिड स्ट्रक्चर है जिसके अंदर से पार्टिकल्स जो है वो वाइब्रेट करेंगे और हीट जो है वो पास थ्रू होती जाएगी, एक वे से दूसरी तरफ, दूसरी से तीसरी तरफ जो है वो पास इजीली होगी। ऑन द अदर हैंड अगर हम लोग गैस की बात करें तो उसमें क्या होता है कि एक एक ही बॉक्स में अगर हम कंटेनर में देखें तो बहुत फार फार जो है वो उसके पार्टिकल्स होंगे, जिसकी वजह से हीट एफिशिएंटली जो है वो ट्रांसफर नहीं हो पाएगी। अगर हम लोग यहीं पे देखें, अगर ये मैंने, बल्कि यहाँ पे नजर नहीं आ रहा, यहाँ पे बनाती हूँ, ये लो, अब मेरे पास ये सॉलिड के लिए है, ठीक है, अब ये सॉलिड के लिए है तो ये अब ये सारे क्लोज क्लोज है ना, इससे भी ज्यादा क्लोज होंगे वैसे तो ये इजीली जो है वो आपस में बात फैला सकते हैं। इसको इतना भी सोचा जा सकता है कि अगर एक नेबरहुड है और उसमें सब लोग को घर करीब करीब रहता है, तो अगर एक घर में कोई बात हुई है तो वो सबको पता चलेगी। ऑन द अदर हैंड अगर आप एक आपकी फैमिली जो है एक रहती है किसी और कंट्री में, एक रहती है किसी और कंट्री में, एक कोई और कंट्री में रहती है, तो इनका आपस में जो मिलना वगैरह है वो थोड़ा सा कम होगा क्योंकि उनका डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, ठीक है। इस तरह एयर का ये इशू है, इस वजह से वुड जो है वो बेटर कंडक्टर है एयर के मुकाबले में, क्योंकि एयर में जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत दूर है, वुड में क्योंकि सॉलिड है तो इसलिए पार्टिकल्स करीब करीब हैं। तो ये एक
लेमैन सी टेक्निक है जिसके बारे में हम याद कर सकते हैं और सीख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कन्वेक्शन की तरफ। कन्वेक्शन क्या है? जैसे हम लोगों ने कंडक्शन की बात की, कंडक्शन में हमने क्या किया? सॉलिड्स में हमारी हीट ट्रांसफर हो रही है। अब कन्वेक्शन में क्या है? लिक्विड में हीट ट्रांसफर हो रही है। कंपैरेटिवली सॉलिड के लिक्विड और गैसेस उतने अच्छे कंडक्टर्स नहीं है थर्मल एनर्जी के, पर फिर भी इसका एक लिमिटेड अमाउंट में ये भी काम कर रहे होते हैं। तो कन्वेक्शन में हमारे पास लिक्विड और गैसेस दोनों आते हैं, यानी बेसिकली हमारे पास फ्लूइड्स हैं जो कंसिडर हो रहे होते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये एयर बैलून जो है वो हीट हो रहा है यूजिंग यूजिंग द गैस, जिसकी वजह से अब ये बैलून जो है वो लेस डेंस हो जाएगा और ये उड़ने लग जाएगा, हॉट एयर बैलून। ठीक है। और अगर हम लोग इसी को याद रखना है कि हॉट एयर ऑलवेज राइजेस एंड कोल्ड एयर ऑलवेज सिंक्स, तो कन्वेक्शन करंट इटसेल्फ, अगर हम लोग कन्वेक्शन करंट की बात करें ना, इस टर्म की बात करें, तो इसका मतलब है कि एक फ्लूइड जो एक वार्मर प्लेस से कूलर प्लेस की, मतलब ऐसे चल रहा है कि हॉट एयर ऊपर होगी और कोल्ड एयर नीचे होगी, क्योंकि हॉट एयर राइजेस एंड कोल्ड एयर सिंक्स। तो ये हमारे पास जो है ये एक पैटर्न ना इस तरह से बन रहा होता है। ठीक है। और डेफिनेटली जो डेंसिटी उसकी कम हो जाएगी और वो अपवर्ड्स मूव करेगा, जो कि ऑन द अदर हैंड अगर हम लोग कोल्डर वाटर की बात करें या कोल्डर एयर की बात करें या एनीथिंग कोल्डर की बात करें, वो हमेशा ज्यादा डेंस होगी और वो हमेशा सिंक कर रही होगी। कोल्ड एयर सिंक्स, हॉट एयर राइजेस। ठीक है। तो ये एक हमारे पास एग्जाम्पल थी। इधर से हम एक दफा ये टर्म्स भी रीड कर लेते हैं। तो कन्वेक्शन क्या है? कि हमारी हीट एनर्जी ट्रांसफर हो रही है थ्रू अ मटेरियल बाय द मूवमेंट ऑफ द मटेरियल इटसेल्फ। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि अगर हम लोग सॉलिड की बात करें, सॉलिड के अंदर हम लोग क्या कहते थे कि सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से हीट एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, इनसाइड के पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं है कि सॉलिड मूव कर रहा है। सॉलिड इज स्टिल, पर उसके जो विद इन पार्टिकल्स हैं दे आर मूविंग। बट इन द केस ऑफ कन्वेक्शन हमारे पास पूरा मटेरियल मूव कर रहा है। यानी कि अगर हमारे पास ये ग्लास है, ग्लास ऑफ वाटर है, इसके अंदर पूरा पानी जो है वो एक चक्कर लगा रहा है, उसके अंदर मूव कर रहा है। Fluid is anything that is liquid and gas. Both of them combined are known as fluids. Density is the ratio of mass to the volume, and convection current we just studied कि transfer of thermal energy by the motion of a fluid. तो अगर हम लोग इन दोनों में फर्क देखें कन्वेक्शन और कंडक्शन में, कन्वेक्शन इज समथिंग जब हमारे पास material from a warmer place to a cooler place by the movement of the material itself or without the material itself moving. तो यही major difference है। प्लस ये फ्लूइड्स के अंदर होगा, यानी कि लिक्विड एंड गैसेस, और कंडक्शन जो है ये हमारी सोलली सॉलिड्स में बेस्ड करती है। मूविंग ऑन। अच्छा, अब ये कन्वेक्शन करंट्स एट वर्क था। ओके, यानी कन्वेक्शन करंट एक्चुअली हमें कहाँ पे काम करते हुए नजर आ रहे हैं? कन्वेक्शन करंट्स को अगर हम लोग देखें तो ये हमारे पास वार्म और कोल्ड प्लेसेस में हमें, ये अगर हमारा ये एक रूम है, ठीक है, इसको मैं डायरेक्ट एग्जांपल से बताती हूँ, तो क्योंकि ये बहुत सिंपल सा है एनालॉजी। ये हमारे पास हीटर है। अब हीटर के आसपास जितनी भी एयर होगी वो सारी राइज कर जाएगी। जब वो राइज कर जाएगी तो वो एक टॉप पर आ जाएगी। ठीक है। अब वो आहिस्ता आहिस्ता जब टॉप पर आ जाएगी तो अब वो ऑलमोस्ट ठंडी हो गई है। ठीक है। ठंडी हो जाएगी तो वो दोबारा से सिंक कर जाएगी, और सिंक करेगी तो वो दोबारा से हीटर के सामने आएगी, और हीटर के सामने आके फिर से उसके ऊपर राइज कर जाएगी, और वो इस तरह से इस चक्कर में मूव करती जाएगी। ये उसका एक रहेगा। तो इस वजह से अगर हम देखें तो सीलिंग जो है वो क्या है, 24 डिग्री सेल्सियस, और जो फ्लोर है वो 18 डिग्री सेल्सियस है। फ्लोर हमारा ठंडा है, सीलिंग हमारी गर्म है अगर हम लोगों ने हीटर चलाया हुआ है। ठीक है। and that is all due to convection current. Again, hot air is rising and cold air is sinking. और यहाँ पे इन्होंने ये रेफ्रिजरेटर दिखाया हुआ है। उन्होंने हमें ये इस पोजीशन में ऐसे दिखाया है कि हमारे पास देखो, हम लोगों ने कहा कि हॉट एयर राइजेस, यहाँ पे हॉट एयर है, फिर कोल्ड एयर सिंक्स। अब एक चीज सोचो कि अगर हमारे पास ये एक फ्रीजर है, टॉप पार्ट है,
साइड। तो where were we? तो अब हमारे पास जो वार्म एयर है वो कोल्ड एयर को अब रिप्लेस करिए, ये ऐसे एक मूवमेंट में चल रहा है, ठीक है। अब क्या है कि अगर हमारे पास फ्रीजर, ये टॉप पे फ्रीजर है ना, अगर ये फ्रीजर ऊपर के बजाय नीचे होता, लेट्स से फ्रीजर इधर होता, तो कोल्ड एयर जो है उसने तो अपनी यहां तक रहना था, तो उसकी वजह से जो ये पोर्शन है ना हमारा, ये वाला पोर्शन, ये टॉप वाला पोर्शन, दिस पोर्शन, इस पोर्शन ने वार्म ही रहना था। पर क्योंकि अब हमारा फ्रीजर ऊपर है, उसकी वजह से फ्रीजर को बनाया इसलिए गया है कि वो ठंडा रहता है, ठीक है। उसके अंदर हर वक्त उसका मैकेनिज्म थोड़ा डिफरेंट है, तो अब उसकी वजह से, क्योंकि ऊपर फ्रीजर है, फ्रीजर की वजह से भी कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ जो कोल्डनेस है वो यहाँ पे ट्रांसफर की जा रही है, जिसके फ्रीजर के भी विद इन हमारे पास ऊपर फ्रीजर के ऊपर हॉट होगी और यहाँ पे कोल्ड होगी। तो उसकी वजह से जो अंदर फ्रिज है, ये जो फ्रिज वाला पोर्शन है, तो यहाँ वाली चीज जो ये वहाँ यहाँ पे भी कोई भी आइटम पड़ी होगी वो ठंडी रहेगी। अदरवाइज अगर फ्रीजर नीचे होता, तो फ्रीजर में तो ऑलरेडी यहाँ पे नीचे कोल्ड है, यहाँ पर हॉट है, फ्रिज के हिसाब से यहाँ पे कोल्ड है और यहाँ पे हॉट है। तो ये वाला पोर्शन जो होता है, टॉप वाला पोर्शन, ये तो वार्म ही रहता, ये तो हॉट ही रहता, इतना सा पोर्शन सबसे ज्यादा कोल्ड रह रहा होता। तो इस वजह से इस मैकेनिज्म को सही करने के लिए यूजुअली जो स्टैंड अलोन ऐसे रेफ्रिजरेटर्स होते हैं, उनके ऊपर फ्रीजर उनके टॉप पे बनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एक्सप्लेनिंग कन्वेक्शन, हम लोगों ने इसको एक दफा डिस्कस कर भी लिया है, पर एक दफा हम इसको रीड भी कर लेते हैं। So it says we have already seen that convection results from the expansion of a fluid when it is heated. Expansion means an increase in the volume while mass stays constant. तो expansion का itself क्या मतलब है कि हम लोगों ने वॉल्यूम को जो है वो इंक्रीज कर दिया है और उसका मास सेम है, जिसकी वजह से वो एक्सपैंड कर गया है। तो जब कोई चीज एक्सपैंड कर जाए और उसका हमने कहा है कि वॉल्यूम इंक्रीज कर जाए और मास कम हो जाए या मास कांस्टेंट रहे, तो ये बेसिकली हम लोग डेंसिटी की बात करें, और डेंसिटी इस केस में क्या होगी, डिक्रीज कर जाएगी, ठीक है, बिकॉज डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। तो अगर वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है तो डेंसिटी डेफिनेटली डिक्रीज करेगी, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे पास बात के काम करेगा। और जो पार्टिकल्स हॉटर फ्लूइड में होंगे उनके पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, वो ज्यादा मूव करेंगे और वो ज्यादा एनर्जी जो है अपने साथ लेके जाएंगे। कन्वेक्शन जो है हमारे पास थर्मल एनर्जी ट्रांसफर इन फ्लूइड्स है, और हम लोग उसको that can also be conducted through a liquid, but it is very slow, that is why convection is preferred in fluids. All right, let's see some questions based on that and then we can wind this up. So copy figure this and add arrows labeled cool dense water and hot less dense water to show the convection current in the pan. So basically how it will work like that, we'll have an arrow like this and then an arrow like this, क्योंकि जितना जितनी ऊपर राइज करिए उतनी नीचे भी हो, let me make it like that, okay, ताकि एक कंटिन्यू पैनल होता है कि यहाँ से ऊपर जा रही है और यहाँ से नीचे आ रही है। तो ऊपर कौन सी जा रही होती है, इट्स ऑलवेज हॉट एयर, बट हॉट एयर क्या होती है, लेस डेंस, हॉट लेस डेंस एयर, नहीं सॉरी वाटर, और ये क्या होगी, कोल्ड डेंस वाटर, कोल्ड डेंस वाटर, ठीक है। इस तरह से हम इसको ड्रॉ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, द आइस क्यूब in figure 11.20 floats to the top of the water, draw and label a diagram to show how the ice cube creates a convection current which cools all of the water. तो ये किस तरह से वर्क कर रहा होगा कि जो दरमियान में हमारे पास है ना, ये नीचे सिंक करता जाएगा क्योंकि आइस क्यूब के बिल्कुल नीचे है, और साइडों से जो गर्म पानी है वो ऊपर आ जाएगा, जिसकी फिर वो दोबारा से एक साइकिल चलेगा। अब यहाँ से गर्म पानी नीचे आ रहा है, ठंडा पानी ऊपर आ रहा है, ऊपर से फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, इस तरह से साइकिल जो है ये बना रहेगा। तो ये हम लोगों ने क्वेश्चन 7 जो है ये भी सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 8 says an inventor makes an electric kettle with the heating element at the top. Explain why it will not work. Because जो तो वाटर जो एट द टॉप है वो लेस डेंस हो जाएगा, तो वो टॉप पर ही रहेगा, और जो बॉटम है जो नीचे कोल्ड है, तो वो नीचे कोल्ड ही रहेगा। इस वजह से उसको इस तरह से नहीं बनाना चाहिए, उसको इलेक्ट्रिक केटल जो है उसके हीटिंग एलिमेंट को नीचे बनाना चाहिए, क्योंकि
जब वो नीचे बनाएगा, यानी कि अगर उसने अपना हीटिंग एलिमेंट नीचे बनाएगा तो यहाँ से जो पानी होगा यहाँ पे वो हीट होगा, और हीट करके वो टॉप पर चला जाएगा, और जो टॉप वाला पानी होगा वो नीचे आ जाएगा। अदरवाइज अगर हम उसने बना ही ऐसे दिया कि ऊपर हीट, ऊपर हॉट वाला हो, तो ऊपर वाला पानी हॉट ही रहेगा, नीचे वाला पानी ठंडा ही रहेगा, तो ये वाली चीज वर्क नहीं करेगी। इसलिए इस तरह से केटल्स तैयार होते हैं। Next question is, draw diagrams to show the difference in the arrangement of particles in a hot gas and a cold gas. Use your diagrams to explain why hot gases rise. Use the word expand and density in your answer. तो अगर हम लोग बात करें, if I make a diagram like this, तो अगर हमारे पास मैं बनाती हूँ हॉट गैस के अंदर, पहले कूल गैस के अंदर बनाती हूँ। तो कूल गैस में क्या होगा कि हमारे पास पार्टिकल्स हैं इस तरह, और मतलब दे आर जस्ट इन द रैंडम मोशंस, कोई कहीं जा रहा है कोई कहीं जा रहा है, तो इट्स लाइक दैट। तो ये क्या हो गया, कूल गैस के अंदर फ्यूअर वो हमारे पास है, लेस उनके अंदर एनर्जेटिक कोलिजन्स हैं, बहुत स्लो है। ऑन द अदर हैंड अब मैं बनाऊंगी हॉट गैस के लिए, तो दे आर गोइंग टू बी वेरी वेरी एक्साइटेड। तो ये एक दूसरे को कोलाइड कर रहे होंगे, और क्योंकि मैंने जो इनके एरोज लंबे बनाए ना, दैट इज टू शो देम बीइंग मोर एक्साइटेड। तब मोर कोलिजन्स हैं, कितनी ज्यादा कोलिजन्स है, यू कैन ऑलरेडी सी। ठीक है, तो क्योंकि ऐसा डिफरेंस क्या है, अब इसमें फर्क क्या है कि जैसे जैसे हम लोग पार्टिकल्स को हीट करते जाएंगे, उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती जाएगी। जब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो वो फास्टर मूव करेंगे, फास्टर मूव करेंगे तो एक दूसरे से ज्यादा अपार्ट हो जाएंगे, दूर जाएंगे, और फिर इस वजह से गैस जो है वो एक्सपैंड कर जाएगी। उससे क्या होगा, जब वो गैस एक्सपैंड कर जाएगी तो हमारी जो डेंसिटी है इटसेल्फ वो डिक्रीज कर जाएगी, जिसकी वजह से गैस की डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगी और वो राइज कर जाएगी। ठीक है, इस तरह से ये पूरा हमारा चलेगा। जिस तरह से गैस को, देखो दोबारा से बताती हूँ, गैस पार्टिकल्स को हमने हीट किया, जिसकी वजह से उससे एनर्जी गेन की, वो ज्यादा मूव किए, वो ज्यादा दूर हुए, जिसकी वजह से गैस जो है वो एक्सपैंड कर गई, वॉल्यूम उसका इंक्रीज हो गया, मास उसका कांस्टेंट रहा, इसकी वजह से डेंसिटी डिक्रीज हो गई, जिसकी वजह से हमारे पास वो राइज कर गई गैस। तो ये इसका फिनोमेना है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, एक्सप्लेन व्हाई कन्वेक्शन डज नॉट हैपन इन सॉलिड्स। कन्वेक्शन इसलिए सॉलिड्स में नहीं हो सकता क्योंकि पार्टिकल्स फ्रीली नहीं मूव करते। ठीक है, इट्स जस्ट लाइक दैट, because they are not free to move. That's it. So we'll end it up here and then we'll continue the remaining in the next class.